हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग गुप्त वंश समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे और हमारे चैनल में सीरीज वाइज प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा है, गुप्त वंश ने 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की, तो बताएंगे हम लोग श्रीगुप्त ने। किसने? श्रीगुप्त ने। और कब की, तो बताएंगे 275 ईस्वी में। उसके बाद गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अब देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गुप्त वंश का कौन सा शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, तो बताएंगे हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। उसके बाद अगला पॉइंट है, वाकटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। 4 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए थे? प्रवरसेन प्रथम ने करवाए थे। और ये किस वंश का था? ये था वाकटक वंश का शासक था। उसके बाद कन्नौज को महोदय या फिर महोदय श्री आदि नामों से भी अभिव्यक्त किया गया है। अब अगर पूछ लिया जाए पेपर में कि महोदय श्री जो है वो किसे बोला जाता था, तो बताएंगे हम लोग कन्नौज को। उसके बाद इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। अब देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये पुस्तक किसने लिखी है, तो बताएंगे हम लोग विंसेंट स्मिथ ने। किसने? विंसेंट स्मिथ ने। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन किसने कहा, तो बताएंगे हम लोग विंसेंट स्मिथ ने कहा था। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन न पूछेगा किसने कहा, ये पूछ लेगा कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो बताएंगे हम लोग समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। उसके बाद अगला पॉइंट है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। जो समुद्रगुप्त था उसने शासन किया था कब से कब तक? 335 से 375 ईस्वी तक शासन किया समुद्रगुप्त ने। और अशोक स्तंभ जो था इलाहाबाद का, वो समुद्रगुप्त के शासन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। अब देखो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति में किसका उल्लेख किया गया है, किसके बारे में बताया गया, तो बताएंगे हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। किसने की थी? हरिसेन ने की थी। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो हरिसेन था किसके दरबार में कवि था, तो बताएंगे हम लोग समुद्रगुप्त के दरबार में कवि था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नालंदा एवं गया के ताम्रपत्रों के अनुसार समुद्रगुप्त वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। ज्ञातव्य है कि कुछ पुस्तकों में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को बताया गया है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन का पूछा जाए आप लोगों से कि परम भागवत की उपाधि किसने धारण की, तो हम लोग आंसर बताएंगे समुद्रगुप्त को। किसको बताएंगे? समुद्रगुप्त को ही हम लोग आंसर बताएंगे। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। अब देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन यही बनेगा कि जो है विक्रमादित्य किसको कहा गया, तो विक्रमादित्य बताएंगे हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा गया। और शक विजेता, शकों पर विजय किसने प्राप्त की, तो बताएंगे हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय ने या फिर विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त की। और इसी वजह से इनको शक विजेता भी कहा गया, चंद्रगुप्त द्वितीय को। उसके बाद पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिम भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। किसको परास्त किया था? रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय ने। रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने।
और अगर पूछ लिया जाए कि रुद्र सिंह तृतीय किस वंश का शासक था तो बताएंगे हम लोग शक वंश का। उसके बाद अगला पॉइंट है, शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि साकर भी है। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए साकर के उपनाम से किसे जाना जाता है तो बताएंगे हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। उसके बाद चंद्रगुप्त ने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए। किसके उपलक्ष्य में? शकों की विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह परास्त हुए। अब यहाँ देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, हूणों को किसने पराजित किया तो बताएंगे हम लोग स्कंदगुप्त ने। किसने? स्कंदगुप्त ने। या फिर पूछ लिया जाए स्कंदगुप्त के शासनकाल में किसने आक्रमण किया था सर्वप्रथम तो बताएंगे हम लोग हूणों ने। या फिर पूछ लिया जाए कि हूणों का पहला भारतीय आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ तो बताएंगे हम लोग स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। और स्कंदगुप्त ने इसे बहुत ही बुरी तरह पराजित किया था। किसको? हूणों को। उसके बाद अगला पॉइंट है, गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्त एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारतीय व्यापार एवं साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। अब पूछ लिया जाए कि गुप्त काल में ताम्रलिप्त क्या था तो बताएंगे हम लोग ताम्रलिप्त एक बंदरगाह था। और कहाँ पे था तो बताएंगे हम लोग बंगाल में था। उसके बाद गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। कौन कौन प्रसिद्ध था वस्त्र उत्पादन के लिए? गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिलनाडु। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। किसके? आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे धन्वंतरी। और किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के दरबार में। चरक ने चरक संहिता की रचना की थी। चरक ने चरक संहिता की रचना की थी। भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की जिसका नाम लीलावती है। सॉरी, जिसका भाग क्या है? लीलावती है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछ लिया जाए सिद्धांत शिरोमणि की रचना किसने की तो बताएंगे हम लोग भास्कराचार्य ने। किसने की? भास्कराचार्य ने की। और भास्कराचार्य कौन थे? एक खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे। कौन थे? खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे। उसके बाद गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था सोने की मुद्रा को। चीनी यात्री फाहयान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। किसका? कौड़ियों का प्रयोग करते थे। बहुत लोग देखे भी होंगे, छोटी छोटी कौड़ियाँ होती थी और उन्हीं का प्रयोग किया जाता था क्रय विक्रय के लिए। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख एरना से प्राप्त हुआ है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ तो बताएंगे हम लोग एरण अभिलेख से। किससे? एरण अभिलेख से। उसके बाद एरण प्रशस्ति 510 ईस्वी का है जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। इसका गोपराज एक सेनापति था, उसी की जो पत्नी थी उसी का सती होने का उल्लेख मिलता है एरण प्रशस्ति में। उसके बाद अगला पॉइंट है, गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने की। गुप्त संवत की तिथि 319 ईस्वी है। गुप्त के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे। किसने दिए थे? सबसे अधिक ब्राह्मणों को ग्राम किसने दिए तो बताएंगे हम लोग गुप्त वंश के शासकों ने। और सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण किसने किया तो भी बताएंगे गुप्त वंश के शासकों ने। उसके बाद गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहा गया? गुप्त काल को। किसको? गुप्त काल को। उसके बाद प्राचीन भारत में सिंचाई कर को उदक भाग अथवा विदक भागम कहा गया है। अब देखो पूछ ले जाए आपसे कि उदक भाग और विदक भागम गुप्त काल में क्या थे तो बताएंगे हम लोग सिंचाई कर थे। या फिर केवल कर ऑप्शन रहे तो कर भी सही कर देंगे, अगर सिंचाई कर रहे तो सिंचाई कर बताएंगे। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग होता था। रेशम के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? कौशेय शब्द का। 3री शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। लोहे के यंत्रों के लिए कौन प्रसिद्ध था? वारंगल प्रसिद्ध था। तोरमाड़
भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता था। क्या हुआ जब दूसरी बार हूणों ने भारत पर आक्रमण किया, उसका जो है नेतृत्व किसने किया था? तोड़माड़ ने। किसने? तोड़माड़ ने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान उद्भूत हुआ था। कब हुआ था? गुप्त काल के दौरान उद्भूत हुआ था। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि शतरंज किस देश की देन है, तो बताएंगे हम लोग भारत की, जहाँ से चतुरंग के नाम से जाना जाता था। शतरंज का जो खेल है गुप्त काल में से किस नाम से जानते थे? चतुरंग के नाम से जानते थे। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन का संस्थापक आचार्य माना जाता है। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का संस्थापक माना जाता है। न्याय दर्शन का प्रवर्तन गौतम ने किया, जिन्हें अच्छपाद भी कहा जाता था। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अच्छपाद किसे कहा गया, तो बताएंगे हम लोग गौतम को। और न्याय दर्शन की शुरुआत किसने की? गौतम ने की। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट दिए गए हैं। इधर दिए गए ऐतिहासिक इमारतें, इधर मंदिर और स्थिति। यहाँ दिए गए इमारतें, मंदिर, और यहाँ बताया कहाँ पे स्थित है। अब यहाँ पे देखो अजंता एलोरा गुफाएं कहाँ पे है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। शांति निकेतन कहाँ पे है? वीरभूम पश्चिम बंगाल में है। एलिफेंटा गुफा कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में है। महाबलीपुरम मंदिर कहाँ पे? मामल्लपुरम कांचीपुरम तमिलनाडु में है। उसके बाद है अगला पॉइंट, सांची स्तूप। सांची स्तूप कहाँ पे है? रायसेन मध्य प्रदेश में है। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर जिसे काला पैगोड़ा भी कहा जाता है, यह कोणार्क उड़ीसा में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर ये कहाँ पे है? उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल में है। सोमनाथ मंदिर गिर सोमनाथ गुजरात में स्थित है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद अगला है महाबलेश्वर मंदिर, ये कहाँ पे? यह महाराष्ट्र में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये कहाँ पे? माउंट आबू राजस्थान में है। ब्रह्मा मंदिर कहाँ पे है? पुष्कर राजस्थान में है। होयसलेश्वर मंदिर कहाँ पे है? हेलीबीड कर्नाटका में है। रामेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद अगला है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तंजावुर तमिलनाडु में है। नटराज मंदिर कहाँ पे? चिदम्बरम तमिलनाडु में है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। जगन्नाथ मंदिर है पुरी उड़ीसा में। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। और खजुराहो मंदिर कहाँ पे? छतरपुर मध्य प्रदेश में है। ये सारे जो मंदिर दिए गए हैं इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में स्थित है तथा यह मंदिर गुप्तकालीन है। दशावतार मंदिर कहाँ पे है? देवगढ़ ललितपुर में स्थित है। उसके बाद माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं, जिनका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने कराया था। किसने कराया था? दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है उसका निर्माण कराया था विमल शाह ने। किसने? विमल शाह ने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण राठकुट शासकों के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? एलिफेंटा के जो मंदिर है उनका निर्माण कराया गया राठकुट शासकों के द्वारा। एलिफेंटा से कुल 7 गुफाएं मिली हैं, जिसमें 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियां हैं। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी प्राप्त हुई हैं। अब यहाँ पे देखो पूछा जाएगा तुमसे कि एलिफेंटा में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो 7 गुफाएं बताएंगे हम लोग। कितनी गुफाएं? 7 गुफाएं हैं। और इनमें से मुख्यतः किसको समर्पित है? हिंदू धर्म को, जिनमें से हिंदू धर्म के किस देवता को समर्पित है? शिव को समर्पित है। उसके बाद 2 बौद्ध गुफाएं मिली हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण। किसका उदाहरण है? शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है कैलाश मंदिर। उसके बाद ये भी पूछा जाता है कहाँ पर स्थित है, तो बताएंगे हम लोग एलोरा में स्थित है। द्रविड़ शैली के विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राठकुट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और कौन सी शैली निर्मित है, बताएंगे हम लोग द्रविड़ शैली से। कौन शैली? द्रविड़ शैली से। अब यहाँ देखो गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर दिए गए हैं, जैसे कि विष्णु मंदिर कहाँ पे? तिगवा मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर कहाँ पे? भूमरा मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर कहाँ पे है? नचना कुठार मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर कहाँ पे है? देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद शिव मंदिर कहाँ पे है? खो मध्य प्रदेश में है।
उसके बाद भीतरगांव मंदिर कहाँ पे? कानपुर नगर उत्तर प्रदेश में है। अब यहाँ पे देखो गुप्तोत्तर काल के मंदिर एवं निर्माणकर्ता, यहाँ पे मंदिर दिया गया है, यहाँ पे दिया गया निर्माणकर्ता किसने उनको बनवाया। जैसे पुरी का जगन्नाथ मंदिर अनंत वर्मन चोडगंग ने बनवाया इसको। कोणार्क का सूर्य मंदिर इसको नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया। कंदरिया महादेव का मंदिर धंगदेव चंदेल ने बनवाया। कैलाश मंदिर एलोरा इसको बनवाया कृष्ण प्रथम ने। उसके बाद अगला है एलिफेंटा के गुफा मंदिर, इसको बनवाया राष्ट्रकूटों ने। तट मंदिर या फिर मामल्लपुरम मंदिर से बोला गया, इसको बनवाया नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। उसके बाद अगला है कैलाश मंदिर या फिर कांची, जो ये है कैलाश मंदिर कहाँ पे? कांची में है, इसको बनवाया नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। उसके बाद अगला है बृहदेश्वर मंदिर या फिर बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तंजौर में स्थित है, इसको किसने बनवाया? राजराज प्रथम ने बनवाया। मुक्तेश्वर मंदिर जो कांची में स्थित है, इसको बनवाया नंदीवर्मन द्वितीय ने। उसके बाद अगला है बैकुंठ पेरुमल मंदिर, इसको बनवाया नंदीवर्मन द्वितीय ने। उसके बाद अगला है महाबलीपुरम के एकात्मक रथ मंदिर, इनको बनवाया नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ये सारे पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है सारे। और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।